Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुँच जाओगे। अगर इस तरीके से टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो और अगेन सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। अब देखो, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के लास्ट में आप सभी लोगों के लिए एक प्रैक्टिस के क्वेश्चन को लगाया गया है। सभी लोगों को मेक श्योर करना है कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। साथ ही साथ में इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज को कवर करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स पैटर्न बेस्ड होने वाले हैं। यानी कि अगर आप लोग प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको प्रीलिम्स के लिए मेंटली प्रिपेयर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू से, अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखो, रिसेंटली एशियाटिक चीता बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। द हिंदू के वीडियो मैंने इसके बारे में कवर भी किया था, तो उसी को लेकर एक सिंपल सा क्वेश्चन बना है। देखो, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा, फिर उसके बाद आप लोग कोशिश करना इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, और फिर वीडियो के लास्ट में देखना कि आप कितने क्वेश्चन को सही सही अटेम्प्ट कर पाए हो। आज मैंने क्या किया है, क्वेश्चन को हिंदी में भी कन्वर्ट किया क्योंकि कल बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, पिछले कुछ टाइम से लगातार मैसेजेस आ रहे थे, सर जो प्रीलिम्स क्रैकर वाला वीडियो आता है उसके अंदर जो क्वेश्चन है उसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया करो। तो अब हिंदी माध्यम वाले लोग भी आराम से यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़ पा रहे होंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एशियाटिक चीता। दो प्रकार के चीता होते हैं, एक होता है अफ्रीकन और एक होता है एशियाटिक। यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया है, एशियाटिक चीता के बारे में। तो एशियाटिक चीता के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये जो चीता है ये एक एक्सटिंक्ट स्पीशी है, यानी कि विलुप्त स्पीशी है, ये पूरी तरह से खत्म हुई हुई प्रजाति है, अब ये नहीं पाई जाती। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इंडिया ने अभी रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया है कि हम लोग अफ्रीकन चीता को भारत में लेकर आएंगे नामीबिया से। तो क्या ये बात सही है? तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सेकंड वाला होगा, ठीक है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अब बी आंसर क्यों होगा, देखो बहुत सिंपल सी बात है। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले इसके बारे में पढ़ाया था। क्या बताया था कि देखो दो प्रकार के चीता होते हैं। कौन से वाले? एक होता है अफ्रीकन और एक होता है एशियाटिक। अफ्रीकन की जनसंख्या अभी अच्छी खासी है, 6,500 से 7,000 के आसपास आपको ये एशियाटिक चीता देखने को मिल जाते हैं, सॉरी अफ्रीकन चीता देखने को मिल जाते हैं। बट जब हम लोग एशियाटिक की बात करते हैं तो एशियाटिक चीता बहुत कम है, 40 से 50 है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर में। और करेंट टाइम पर जनसंख्या और भी बहुत कम है, लेकिन कुछ चीता हैं अभी भी। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट ये बोलता है कि एशियाटिक चीता एक एक्सटिंक्ट स्पीशी है। एक्सटिंक्ट स्पीशी का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। तो ऐसा तो नहीं है, अभी कुछ चीता बचे हुए हैं, तो पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इस वजह से पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रिसेंटली भारत ने नामीबिया के साथ में एक अग्रीमेंट साइन किया है और इस अग्रीमेंट के बेसिस पर नामीबिया से हम लोग अफ्रीकन चीता को मंगा रहे हैं। अब इंडिया के अंदर ये चीता आएगा तो कहाँ पे रखा जाएगा, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर यहाँ पर इन चीता को हम लोग रखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चीता क्या है, चीता एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीशी देखने को मिलेगी, यानी कि कैट की एक प्रजाति देखने को मिलती है। वर्ल्ड का सबसे तेज दौड़ने वाला मैमल आपको देखने को मिलेगा, जो कि अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। एशिया आप लोग समझ के, जब इंडिया वाला रीजन आ रहा है। और मैंने आपको बता दिया एशियाटिक चीता जो है बहुत कम है, 40 से 50 है, वो भी सिर्फ ईरान के अंदर पाए जाते हैं। बट जब हम लोग अफ्रीकन चीता की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हुआ, और इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत सारे हजारों की कगार में यहाँ पर अफ्रीकन चीता पाया जाता है। तो इसी वजह से हम लोग अफ्रीका से इन चीता को लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पे अफ्रीका में कौन से देश से लेकर आ रहे हैं, नामीबिया से। तो यहाँ पे नामीबिया एग्जैक्टली, जब आप लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखते हो तो कुछ इस प्रकार से है, नीचे आपको नामीबिया देखने को मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ नामीबिया के साथ साथ बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, ये तीनों के तीनों लोकेशंस को ध्यान रखना, यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं ये, क्योंकि यहाँ तीनों जगह से चीता लाने की बात की गई थी। लेकिन रिसेंटली अभी के लिए भारत ने नामीबिया के साथ में एक अग्रीमेंट किया है
कि हम लोग इन अफ्रीकन चीता को भारत में लेके आएंगे और कहाँ पे लेके आएंगे, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क के अंदर। कुनो नेशनल पार्क देखो यहाँ पर आप लोग एग्जैक्टली देख पाओगे, ये मध्य प्रदेश का मैप हुआ और यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। आगे आते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो अफ्रीकन और एशियाटिक चीता ये दोनों चर्चा में है, तो दोनों के बारे में बहुत डिटेल से कवर कर लेना, क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। जैसे क्या क्या कवर करना है सर, आईयूसीएन स्टेटस कवर कर लेना। आईयूसीएन स्टेटस को लेकर यूपीएससी पहले कुछ टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो एशियाटिक चीता का आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, यानी जनसंख्या खतरे में है, और एशियाटिक चीता की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में साइट्स का स्टेटस जब आप देखोगे तो इन दोनों को अपेंडिक्स 1 में रखा गया, यानी कि इंटरनेशनल जो व्यापार होता है इसके ऊपर काफ़ी बड़ी रोक लगा रखी है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे जो अफ्रीकन चीता होता है ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है, एशियाटिक चीता थोड़ा सा साइज में छोटा होता है। यह आप लोग इमेज देख पाओगे, जो अफ्रीकन चीता होता है इसके मुंह पे कुछ इस प्रकार से लाइनिंग वगैरह देखने को मिलती है काफ़ी सारी, और थोड़ा डार्क कलर देखने को मिलेगा। बट जो यहाँ पे एशियाटिक चीता उसका थोड़ा सा लाइट कलर देखने को मिल जाता है, और थोड़ा आइज़ का डिफरेंस भी है। यहाँ पे आप देख पाओगे डार्क कलर की आइज़ है, यहाँ पर आप देख पाओगे रेड कलर की आइज़ है, ठीक है ना। तो ये कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोनों चीता के बीच में। आगे आते हैं, अब देखते हैं क्या यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। बिल्कुल पूछता है, 2012 का क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकता था, लेकिन यहाँ पे एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते, इस वजह से यहाँ पर मैंने सोचा कि पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशी। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना, इसी वजह से मैंने बोला दोनों के बारे में ध्यान रखना। नेशनल पार्क को भी लेकर क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आगे आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो नेशनल पार्क ये वाला चर्चा में क्वेश्चन बनेगा, या फिर इन दोनों जानवर को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। जानवर को लेकर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में है या क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में, ये पूछा जा सकता है। और आप देख पाओगे 2012 का एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया कि अलग अलग आपको ग्रुप्स बना दिए गए। देखोगे ऑप्शन ए के अंदर कुछ जानवरों के नाम दिए गए, ऑप्शन बी के अंदर फिर दिए गए, ऑप्शन सी के अंदर और फिर ऑप्शन डी के अंदर, और पूछा गया इन चारों में से कौन सा ऐसा एक ग्रुप है जिसमें सभी जानवर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर में आते हैं, यानी कि जिनकी जनसंख्या अगेन खतरे में ही देखने को मिलती है। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा और एशियाटिक वाइल्ड एस। ये 2012 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा के दिखाता रहता हूँ। नाउ आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ। ये भी काफ़ी अच्छा एमसीक्यू है। मिशन, योजना, प्रोग्राम, इनको लेकर भी हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो एक मिशन चर्चा में अमृत सरोवर मिशन, यहाँ पे बोला गया अमृत सरोवर मिशन के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है अमृत सरोवर मिशन का जो एम है, जो इसका मकसद है या जो इसका उद्देश्य है, वो है देश भर में जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको वापस से नया कर देना, ठीक है ना। हमारे पूरे देश भर में वाटर बॉडीज़ को नया करने का इसका उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोलता है अटल सरोवर मिशन जो है ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का टेक्निकल पार्टनर है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है लगभग $100 मिलियन का, वो वर्ल्ड बैंक ने दिया है इस मिशन के लिए। तो वर्ल्ड बैंक की साइड से कुछ पैसा आया है अमृत सरोवर मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कोशिश करो और बताओ यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी सिर्फ और सिर्फ 3rd करेक्ट है, या फिर ऑप्शन डी 1st और 2nd करेक्ट है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे इसके आंसर को देखते हैं। वैसे इसका करेक्ट आंसर आपको 1 ओनली देखने को मिलेगा। ये 2nd और 3rd स्टेटमेंट दोनों के दोनों गलत हैं। राइट आंसर आपको इसका सिर्फ और सिर्फ 1 देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा डिकोड करते हैं इसको। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये जो मिशन है इसका मकसद यही है कि लगभग हमारे देश भर के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिजुविनेट किया जाए, उनको वापस से नया किया जाए, उनको डेवलप किया जाए। दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 2 को जब हम लोग देखते हैं तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 2 में यहाँ पे बोला गया अमृत सरोवर मिशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ में पार्टनरशिप करके, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये बाइसेग एन, ये जो ग्रुप है ये बेसिकली एक टेक्निकल पार्टनर है इस मिशन का। तो इसी वजह से स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 3 बोलता है कि भाई वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया है, वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे कुछ पैसा प्रोवाइड करवाया $100 मिलियन का इस मिशन के अंदर, तो ऐसा भी नहीं है, ध्यान रखना। स्टेटमेंट 3rd भी इनकरेक्ट है,
कोई भी यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिला है वर्ल्ड बैंक से इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पाओगे लास्ट के 2 गलत हो गए और पहला जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। ठीक है ना। क्या ऐसे क्वेश्चन बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। यूपीएससी ने साल 2016 में आप देख पाओगे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था, विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए, बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोलता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस स्कीम के अंडर में जो फार्मर्स हैं इनको एक यूनिफॉर्म प्रीमियम देना पड़ता है 2% का किसी भी फसल के लिए। अब आपको पता है कि देखो हमारे किसान भाई क्रॉप्स को लगाते हैं, अब क्रॉप्स के अंदर काफ़ी सारे लॉस देखने को मिल जाते हैं। लॉस के पीछे काफ़ी सारे आपको कारण देखने को मिल जाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती हैं, यानी कि बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे उनकी फसलों का नुकसान हुआ। फसलों का नुकसान होता है, इसी की वजह से यहाँ पर फसल का बीमा करवाया जाता है, यानी कि फसल का नुकसान होगा तो सरकार की साइड से इनको एक इंश्योरेंस मिल जाएगा, कुछ अमाउंट मिल जाएगा। अब इस इंश्योरेंस के लिए ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ पैसा जमा करते रहना पड़ता है। आपको पता होगा आप जीवन बीमा करवाते हो, कोई भी करवाते हो, तो उसके लिए अमाउंट थोड़ा थोड़ा जमा होता रहता है। फिर बाद में अगर कुछ होता है तो वो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। तो वैसे ही आपको ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखने को मिलती है। अगर फसल को ये नुकसान होगा तो उसका बीमा हो जाएगा, अगर आपका फसल का नुकसान होगा तो सरकार आपको पैसा प्रोवाइड करवा देगी। लेकिन फार्मर्स को इसके बदले में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पेमेंट करना होगा, थोड़ा प्रीमियम पे करना होगा। कितना? तो स्टेटमेंट 1 ये बोलता है कि सभी फार्मर्स को 2% का प्रीमियम जो है वो पे करना होगा। ठीक है ना, एक यूनिफॉर्म वर्ड यहाँ पे ऐड है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बोलता है जो स्कीम है ये कवर करती है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी कि आप कह सकते हो कि आपने जो भी यहाँ पे फसल लगाई है उसमें कोई भी घाटा होता है साइक्लोन की वजह से या फिर अनसीजनल रेन की वजह से, तो उस चीज़ को ये कवर करता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वैसे मैं आपको बता दूं तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब पहला क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फसल बीमा योजना के अंदर जो फार्मर्स जब कुछ प्रीमियम पे करते हैं तो वो जो प्रीमियम है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। यहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड है और कल ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कवर करवाया था जहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड आ रहा था। तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। यहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड लगाया गया है तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स को प्रीमियम पे तो करना होता है, लेकिन आप कह सकते हो मान लो खरीफ क्रॉप के लिए फार्मर्स 2% प्रीमियम पे करते हैं, राबी क्रॉप्स के लिए 1.5% का प्रीमियम देते हैं और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए यहाँ पर 5% का प्रीमियम देते हैं। तो प्रीमियम यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे बोला गया सिर्फ 2% के लिए हर एक फसल के ऊपर प्रीमियम देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्रीमियम दिया जाता है फार्मर्स के थ्रू। ठीक है ना। तो ये आपने क्वेश्चन देख लिया, तो क्वेश्चन बनते रहते हैं। आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 5 अलग अलग जानवरों के नाम दिए गए और पूछा गया विच वन ऑफ द अबव एनिमल और बर्ड्स आर फाउंड इन द नोंगखाइलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मेघालय। तो नोंगखाइलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मेघालय के अंदर, इसमें इन 5 में से कौन सा जानवर पाया जाता है? ऐसा क्वेश्चन पता है डायरेक्टली बना था वल्चर को लेकर, डायरेक्टली बना था हॉर्नबिल को लेकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे इसको समझ लेना है। तो यहाँ पे 5 जानवरों के नाम कौन कौन से दिए हैं? रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन बाइसन, ब्राउन हॉर्नबिल या फिर मणिपुर बुश क्वेल। बताओ इन 5 में से कौन सा एनिमल और जो बर्ड है वो यहाँ पे इस वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पाई जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। चलो इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर बहुत इजी सा है, वो आपको डी देखने को मिलेगा। ये 5 की 5 प्रजातियां यहाँ पर इस मेघालय के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पाई जाती हैं। ऐसा है? हाँ बिल्कुल। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जो नोंगखाइलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ध्यान रखना, मेघालय में सिचुएटेड है। लोकेशन वाइज मैचिंग के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसमें कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो सारी प्रजातियों के नाम यहाँ पे लिख दिए गए हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, इंडियन बाइसन, हिमालयन ब्लैक बियर, मणिपुर बुशकेल। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप लोग किसी नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हो तो आपको करना क्या, उनकी स्पीशीज़ के बारे में भी ध्यान से पढ़ लेना है, कौन कौन सी प्रजातियाँ जानवरों की वहाँ पे पाई जाती हैं। मैं आपको इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ और डेटा बता देता हूँ। ये जानवर पाए जाते हैं, ये मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। प्लस मेघालय में और भी बहुत अलग अलग प्रकार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलते हैं। नोंगखाइलम के बाद में सीजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नरफू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बागमारा पिचर प्लांट सेंचुरी है और नोकरेक नेशनल पार्क है। अच्छा, नोकरेक नेशनल पार्क चर्चा में है, ठीक है ना, ये चर्चा में है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, लोकेशन ज़रूर से ध्यान रखना, लोकेशन वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आप देखोगे साल 2018 का क्वेश्चन। साल 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। जो पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका वैसे करेक्ट आंसर जब देखोगे तो वो आता है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश।
ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखोगे यूपीएससी ने 2014 में मैचिंग को देते हुए एक क्वेश्चन पूछा। दम्पा टाइगर रिजर्व के आगे मिजोरम, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आगे सिक्किम, सरमती पीक के आगे नागालैंड। बताओ कौन सी यहाँ पे करेक्ट है मैचिंग। क्या दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है? तो बिल्कुल सही बात है। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में है, ये गलत है। तीसरा सरमती पीक नागालैंड में है, हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो इसकी वजह से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 एंड 3 ओनली। तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। प्लस अच्छा यार, मैंने एक और क्वेश्चन लगाया था, कहाँ गया? मुझे लगता है वो स्लाइड डिलीट हो गई। एक स्लाइड हट जाती है, पता नहीं कैसे हट गई। चलो कोई बात नहीं, वाला क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। किस चीज़ को लेकर था? वो हॉर्नबिल को लेकर था। हॉर्नबिल जो है कहाँ कहाँ पे पाई जाती है उसको लेकर क्वेश्चन था। और ऐसे यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, बस खाली इसमें यहाँ पे जानवरों के नाम थोड़े से ज़्यादा दे रखे हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है, अच्छे समझ में आ रही हैं चीज़ें, और कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वीडियो आप लोग खुद भी देख पा रहे होंगे। बस क्या है, आज मैंने यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर यहाँ पे एक एमसीक्यू के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, तो आप उसको थोड़े शॉर्ट टाइम में कवर करो। तो मैंने कोशिश करी कि मैं शॉर्ट टाइम में कवर कर सकूं। क्वालिटी वैसी की वैसी है, कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं किए गए हैं। जैसे PYQs आपको मिलते थे वैसे ही PYQs आज भी मिल रहे हैं। हर एक आर्टिकल को, हर एक क्वेश्चन को मैं प्रीवियस ईयर से रिलेट कर रहा हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। यहाँ पे क्या बात की जा रही है? रिवर कालीबेन के बारे में। तो कालीबेन जो नदी है ये बेसिकली बहती है कौन से इंडियन स्टेट से, भारत के कौन से राज्य से ये नदी बहती है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। ध्यान से इसको याद रखना है कालीबेन रिवर के बारे में। कालीबेन बेसिकली यहाँ पर एक छोटी नदी आप कह सकते हो, पंजाब के अंदर में है, जो कि लगभग 165 किलोमीटर की एक लंबी नदी है। कहाँ से स्टार्ट होती है? होशियारपुर से स्टार्ट होती है। यहाँ पे बिलीव किया जाता है कि जो गुरु नानक देव जी थे उनने यहाँ पर एनलाइटनमेंट को अटेन किया था। एनलाइटनमेंट को अटेन किया था जब ये कालीबेन नदी में बाथ लिए, यानी कि इस नदी में नहाए, नहाने के बाद में यहाँ पर उन्होंने एनलाइटनमेंट को अटेन किया। तो कालीबेन नदी इस वजह से चर्चा में रहती है। प्लस कालीबेन नदी मतलब करेंट टाइम तक बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा ये गंदी नदी देखने को मिलेगी। यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। अब अच्छा, ये चर्चा में क्यों आई थी? चर्चा में इसलिए आई थी क्योंकि अभी रिसेंटली आपने खबर पढ़ी होगी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवत मान। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पर इस नदी से एक गिलास पानी पी लिया, और एक गिलास जब इन्होंने पानी पिया तो फिर इनको दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया है। इतना डर्टी वाटर आपको यहाँ का देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो आप लोग इसके बारे में समझ सकते हो। हालांकि यहाँ पर एक होली रिवर है, एक पवित्र रिवर यहाँ पर मानी जाती है, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर से ध्यान रखना। बट करेंट टाइम पे हमने पोल्यूशन इतना कर दिया है कि सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा हद से ख़राब हो चुकी है। ऐसी यमुना के अंदर आप देख पाओगे, गंगा के अंदर देख पाओगे, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब क्या देखो, ऐसा जो क्वेश्चन है कि नदी कौन से राज्य से बह रही है, क्या ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं? बिल्कुल बन जाते हैं। ये देखो एग्जाम्पल, यूपीएससी ने 2010 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था? रिवर दैट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश। जो रिवर हिमाचल प्रदेश से पास होती हैं वो कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए ब्यास एंड चेनाब ओनली, ऑप्शन बी ब्यास एंड रावी ओनली, ऑप्शन सी चेनाब रावी सतलज ओनली, या फिर ऑप्शन डी ब्यास चेनाब रावी सतलज या यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी देखने को मिल जाएगा। मैंने काफ़ी बार आपको यमुना के बारे में पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है, और आपको बताया कि हाँ यमुना हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो अगर इतना भी याद था कि हाँ यमुना हिमाचल प्रदेश से निकलती है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर सकते थे। ऑप्शन डी जो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि यमुना एक ही के अंदर प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज बहुत फटाफट हम लोगों ने क्वेश्चन ख़त्म कर लिए हैं। अच्छा नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, ये क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना है। वही तो मैं कहूँ क्वेश्चन कम रह गया एक, ये है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। क्वेश्चन के अंदर बोला गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द MMR। मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो को लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो? यानी देखो यहाँ पे जब बच्चे का जन्म हो रहा है, तो बच्चे का जन्म होते हुए माँ की डेथ हो जाना, वो बेसिकली मैटरनल मोर्टिलिटी के अंदर आता है। अब हम इस रेशियो को कैसे निकालते हैं कि लगभग मान लो 1 लाख बच्चों ने जन्म लिया। अब इन 1 लाख बच्चों का जैसे ही जन्म हुआ तो इसके ऊपर कितनी माँओं की डेथ हो चुकी है, उसके बेसिस पर हम लोग मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो को निकालते हैं। तो इस पर्टिकुलर रेशियो के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 3.1,
आपको पता होगा टोटल 17 गोल है हमारे पास 2030 तक अचीव करना है। तो इसमें से जो तीसरा वाला गोल है ये हमको एक टारगेट देता है कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो हमें कम कर देना है। यानी 2030 तक अगर 1 लाख बच्चे जन्म ले रहे हैं तो इसको हमें मतलब इसके ऊपर अगर माओ की डेथ आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा हो रही है तो कम करके इसको 70 तक पहुंचाना है। ये हमारा टारगेट है SDG 3 के अंदर। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि इंडिया जो ये मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो का लेकर एक टारगेट है वो ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर आपस में इंटरलिंक करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हैं, या फिर ऑप्शन डी मतलब दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 ओनली। तो यहाँ पे मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो को लेकर सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि हाँ बिल्कुल देखो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है टोटल 17 गोल देखने को मिलेंगे। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर और तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब तीसरे के अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। तो 3.1 की यहाँ पे बात हो रही है। तो 3.1 में यहाँ पे बात की गई है मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो को लेकर, ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर में जो 3.1 है ये हमें टारगेट देता है कि 2030 तक यहाँ पे जो 1 लाख बच्चों का जन्म हो रहा है तो इस पे हमें मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो को कम कर देना है, लगभग 70 के आसपास पहुंचा देना है। अभी के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी माओ की जान चली जाती है बच्चे को जन्म देते देते, तो वो हमें बहुत कम करना है। तो इंडिया ने जो अभी तक का टारगेट अचीव किया है वो यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत कम अचीव किया है। ये टारगेट अभी बहुत दूर है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि भारत ये टारगेट अचीव कर चुका है। इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है ना। अब देखो क्या ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल देखो यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान रखना। अब ये 17 गोल हैं, 17 गोल को याद रखने की क्या ट्रिक हो सकती है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिख दो, ताकि काफ़ी सारे लोग भी जो भी बाकी बचे हुए लोग हैं वो भी इस चीज़ को रिवाइज कर सकें, ठीक है ना, वो भी इस चीज़ को याद रख कर सकें। तो इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद करने की क्या ट्रिक हो सकती है। क्वेश्चन देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर साल 2016 में पूछा गया था। साल 2016 में क्वेश्चन ये था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सबसे पहली बार लाया गया था 1972 में एक ग्लोबल थिंक टैंक के थ्रू जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमें अचीव करना है 2030 तक। तो दूसरे वाले में तो हम लोग को परफेक्ट पता है कि हाँ भाई ये तो सही है, पहले वाले में यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसके हिसाब से भी अगर चलते हो तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला रॉन्ग है। हालांकि ऐसा तुक्का लगेगा नहीं, हो सकता है पहला वाला भी करेक्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। चलो वैसे दूसरा वाला जो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। लेकिन जो ये पूरा का पूरा एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, ये यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स ने अडॉप्ट किया था 2015 में, ना कि 1972 में आया था, ठीक है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आए हैं और बहुत अच्छी तरीके से। देखो मैं एक और भी क्वेश्चन ऐड कर सकता था, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे बन नहीं रहे थे और मैं ज़बरदस्ती ऐड करता, ना उनका कि सिलेबस से लिंक हो रहा था, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिंक हो रहा था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे लिंक हो रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और आपसे बोला जाता है भाई अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो, उसके बेसिस पर आर्टिकल्स को पढ़ो, वैसे क्वेश्चन आते हैं और वैसी क्वेश्चन चर्चा में रहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन और भी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा वो ऐसे सरल से रहते जो कि आपको हेल्प नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लोग जो भी पढ़ें क्वालिटी में पढ़ लें। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर जिस दिन 10 क्वेश्चन भी बनेंगे जो कि सिलेबस से मैच हो रहे होंगे तो उस दिन मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लेना। अब फटाफट हम लोग आज के प्रैक्टिस के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन को कवर करने से पहले मैं कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था चुकीकैमाटा, ये बेसिकली यहाँ पर एक सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसिंग टाउन है, ये कौन से देश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, चिली। चिली के अंदर ये आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा कॉपर प्रोड्यूसिंग टाउन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे कॉपर का उत्पादन किया जाता है। तो एक लार्जेस्ट ओपन पेट कॉपर माइन है, कॉपर की खदान है पूरे दुनिया भर में। अगर हम लोग इसके वॉल्यूम के बेसिस पर बात करें तो ये लोकेटेड है चिली के नदर्न साइड में। ये होता है चिली, यहाँ पे साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के अंदर ये आपको चिली देखने को मिलेगा। चिली के ऊपर पेरू, इधर बोलीविया, इधर अर्जेंटीना और इधर पैसिफिक ओशन। और चिली का नॉर्दर्न वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, नीचे साउथ वाला हिस्सा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छा सा है, इसको सभी लोग अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन क्या बोलता है, पोडू। पोडू बेसिकली यहाँ पर एक फॉर्म है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की।
अब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की फॉर्म है इसको प्रैक्टिस किया जाता है कहाँ पर, कौन से राज्य में? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी तेलंगाना या फिर ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो फटाफट इसका सही आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। अगर नहीं पता है तो एक बार खुद से ट्राई करो, इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नाउ ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। नाउ इसी के साथ में हम लोग अपने लेक्चर को करेंगे समाप्त। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला है, प्लस काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट सही भी कर पाए होंगे। कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पाए हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के जाना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।